हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। और ये हमारा दूसरा भाग है ऑडिटिंग का, जो हम कर रहे हैं एचएसएससी सीईटी के लिए स्पेशली। और जो आपका सिलेबस है वो एक बार आपको मैं फिर से इसमें दिखा देती हूँ। हमने ना फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज पहले वो देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर देखना। उसमें हमने ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन, ऑडिटिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ऑडिटिंग होता क्या है इन बोथ लैंग्वेजेस। वी हैव discussed all those things earlier in the previous class. First one is the types of audit. Yes, we have discussed. Then comes your audit process. Yes, मैंने आपको करवाया है with example. Then your method of audit work. Yes, ये भी हमने किया है। फिर आपका वाउचिंग आता है। हाँ जी, वाउचिंग भी हमने कर लिया। उसके बाद आता है आपका ऑडिट ऑफ द लिमिटेड कंपनीज। बहुत अच्छे से की है ये चीज। यहाँ तक की सारी चीजें हमने क्लास 1 में कर ली है। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि बड़ा ही छोटा सा पोर्शन है ये। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले सेक्शन से या किसी भी और ऐसे बड़े लेवल के एग्जाम से, तो वो इससे कोसों दूर है। और इस और उस पेपर की अप्रोच काफी अलग है। तो दैट इज वाई यहाँ पे आपको केवल सब्जेक्ट के लिए रिलेवेंट चीजें ही करवाई जाएंगी जो आपके पेपर में पूछी जाए। पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, सॉरी फॉर दैट। अ, उसके रीजंस आपको प्रीवियस जो अर्लियर वीडियोस हैं उन्हें मैंने बता दिए हैं। बार बार एक चीज मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। आप अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। कंटेंट अच्छा लगता है तो इसका आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं फीडबैक। और समय आएगा तब आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब आपका जो आगे का पोर्शन है, एक ही क्लास और लगाएंगे, आपकी थियरी सारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक लेक्चर और आएगा। वैसे मेरा मन था लाइव क्लास लेने का आपके जो एमसीक्यूज हैं, लेकिन अब मुझे इतना समय है नहीं, तो हम यही कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्वेश्चन सारे दे दिए जाएं। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, नेचर क्या है, प्रोसीजर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको इतनी सारी चीजें करनी है। आपने ना दो चीजें देखनी है बड़े ध्यान से। एक तो आपने देखना है ऑडिटिंग क्या होता है, एक आपने देखना है इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो ऑडिटिंग तो आपने देख लिया। ऑडिटिंग क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो थी उनकी ट्रूथनेस और उनकी जो एक्यूरेसी है उसको जांचने के लिए जो काम किया जाता है उसे आप ऑडिटिंग बोलते हैं। और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन का अर्थ होता है कि ये एक डीप क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन होता है ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन और अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विद अ डेफिनेट पर्पस बियॉन्ड रेगुलर ऑडिट। कहता है कि जब आप किसी विशेष कारण का पता लगाने के लिए कोई विशेष जांच करते हैं, किसी पहलू की गहन जांच करने के लिए, कोई भी अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का कोई भी लेन देन है या कोई भी ऐसी चीज आपके सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन कब होती है, जब कोई फ्रॉड हो जाता है, जब कोई मर्डर हो जाता है, ऐसी चीज होती है तब ना। तो अगर कोई फ्रॉड हुआ है जो हमारे सामने आया है, तो उसका हमने थॉरोली पता लगाने के लिए जो काम करना है उसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाएगा। ये आपका रेगुलर ऑडिट जो होगी उससे हटके ये चीज होती है। इसमें थॉरोली सारे काम किए जाते हैं। थॉरो का मतलब है बड़े ही गहनता से। तो इसका क्या नेचर होता है, आपका जो इन्वेस्टिगेशन होता है इसका क्या नेचर होता है भाई। ये होती है मोर डिटेल्ड देन ऑडिट। जो ऑडिट होती है उससे अधिक विस्तृत ये होती है नेचर में। ये केवल सत्य और निष्पक्षता की ही जांच नहीं करती, ये कहीं उससे आगे होती है। ये कहती है कि अगर ये चीज, ये वाला फैक्ट अगर ये अनट्रू है तो इसका क्या रीजन हो सकता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस, है ना। वो सीआईडी वाला को कुछ तो गड़बड़ है दया। उस गड़बड़ का पता इसमें लगाया जाता है, जिसको आप इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। आपका जो ऑडिटिंग होता है ना उसका कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता, वो बड़े ही जनरल पर्पजेस के लिए बनाई जाती है। वेयरएज आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसे फ्रॉड डिटेक्शन या फिर वैल्यूएशन के लिए या टेक ओवर्स या मर्जर्स या एक्विजिशंस के समय ये काम जो है वो किया जाता है इन्वेस्टिगेशन का। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। वो ऐसे ही नहीं की जाती बिना पर्पस के। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। वेयर एज ऑडिट का मैंने आपको क्या बताया था कि ऑडिट करवाना जो है वो पब्लिक कंपनीज के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है। लिमिटेड कंपनीज के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो स्टेट्यूटरी ऑडिट जो होती है उसमें क्या है कि आपको ऑडिट करवाना होता है कंपलसरी। वेयर एज आपको जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाना आपको कहीं से भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता कि जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन करवाने की तो आप नहीं भी करवाएंगे तो भी कोई बात नहीं। ये टाइम स्पेसिफिक होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड या एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही की जाती है। ऐसे नहीं है जैसे कि आपने, जैसे आप क्या है कि पूरी साल के लिए, जी नहीं।
एक पूरा ना एक एक मंथ का टेन्योर है या एक हाफ ईयर का टेन्योर है या एक क्वार्टर का टेन्योर है, हमें लग रहा है केवल इसमें कोई चीजें ज्यादा एम्बेजलमेंट हुई है, कोई एम्प्लॉई है वो पैसे निकाल रहा है, कुछ हमें ना यहाँ केवल संदिग्ध लग रहा है। ये हमारे 4 क्वार्टर हैं, उन चारों में से हमें क्या है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा लग रही है। तो हम केवल इसी पीरियड के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन 3 पीरियड्स के लिए नहीं करेंगे, या हो सकता है इसके लिए कर लें, इसके लिए कर लें। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल के लिए भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो टेन्योर आपका पूरा साल भी हो सकता है। लेकिन इसका क्या है कि इसका एक डेफिनेट पीरियड होता है। ऑडिट में ऐसा नहीं होता, ऑडिट आपकी जनरली 1 साल के लिए ही की जाती है। ये आपके इसमें जो है वो एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कोई वैल्यूअर आ सकता है या कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट आ सकता है, वो लोग आपके यहाँ पे शामिल हो सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जबकि ऑडिटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद होता है कॉन्फिडेंशियल नेचर। जो आपकी ऑडिट होती है उसकी रिपोर्ट जो होती है वो किसी शेयर होल्डर्स को सबमिट कराई जाती है ना एजीएम में। तो लेकिन जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है बाय नेचर। उसकी रिपोर्ट जो होती है वो प्राइवेट रखी जाती है, वो कभी भी शेयर होल्डर्स को सबमिट नहीं करवाई जाती। जो पर्टिकुलर पर्पस होता है केवल वही पूरा उससे किया जाता है। और रिपोर्ट जो होती है उसकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को या तो दी जाती है या कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी जाती है। उसके बाद आता है आपका स्पेशल रिक्वेस्ट। यूजुअली जो ऑडिट होती है इस टाइप की, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो स्पेशल जो मैनेजमेंट होती है उसके उसके ऑर्डर पे या उसकी रिक्वेस्ट पे जो इस टाइप की जो ऑडिट होती है वो की जाती है यूजुअली। यूजुअली या फिर कोर्ट के ऑर्डर पे या फिर इन्वेस्टर्स के ऑर्डर पे ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाती है। ये एविडेंस ओरिएंटेड होती है। इसमें क्या है, जरूरत सबसे ज्यादा साक्ष्यों की जरूरत होती है। इसमें जो मेन फोकस होता है वो आपके सर्टिफिकेट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा फोकस इसमें रहता है। उसमें किस चीज पे ज्यादा फोकस था, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे था। लेकिन वेर एज इसमें जो फोकस होगा आपका वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं होगा। कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो ज्यादा प्रोमिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे इसका ज्यादा फोकस रहता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये ऑडिटिंग से कहीं आगे है। इट मे बी प्रिवेंटिव और इट मे बी डिटेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है कि प्रिवेंटिव का मतलब है कि पहले से ही पता चल रहा है, जिस चीज का हमें आभास है उसको उसको रोकने के लिए जो काम किया जाता है, तो उसको तो बोलते हैं प्रिवेंटिव। और डिटेक्टिव होता है कि कोई घटना घट चुकी है, उसके बाद उसको पता लगाने के लिए जो काम किया जाता है उसको डिटेक्टिव बोलते हो तुम। ठीक है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी भी तरह की हो सकती है। फिर इंडिपेंडेंट होती है। जो आपकी ऑडिटिंग होती है उसी की तरह जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है बाय नेचर। ये कंडक्ट की जाती है मैनेजमेंट की किसी भी इन्फ्लुएंस या किसी भी दखल अंदाजी के बिना। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में मैनेजमेंट की कोई भी दखल नहीं होती है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के? सबसे पहला तो आपके फ्रॉड हैं जो कोई अगर हो रहा है तो उसे डिटेक्ट करना। फिर आपके कोई भी अगर सस्पिशियस अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसे वेरीफाई करना। और वैल्यू करना बिजनेस के मर्जर्स को, एक्विजिशंस को, टेक ओवर्स को, इन्हें। ठीक है। विलय या अधिग्रहण हेतु मूल्यांकन करना, संदेह की पुष्टि करना और धोखाधड़ी को पकड़ना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रबंधन की दक्षता की जांच करना। ठीक है, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। अगर मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है तब तो फिर इन्वेस्टिगेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो खुद अपने आप में काबिल है वो सारी चीजें ठीक करने के लिए, है ना। तो इससे आपकी जो प्रबंधन है उसकी दक्षता का भी पता चलता है। इन्वेस्टिगेट करता है मिसमैनेजमेंट को, कुप्रबंधन की जांच करता है। यानी अगर कहीं पे प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट अगर ठीक से नहीं की जा रही है, उन चीजों का भी इसमें पता चल जाएगा ऑब्वियसली। टू फाइंड द रीजन फॉर लॉसेस, अगर कहीं कंटिन्यूअस हानि हो रही है, कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, तो उसका कारण पता चल जाएगा। वेरीफाई करना सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस की, बिजनेस जो है उसकी सॉल्वेंसी यानी वो कितना उसकी औकात क्या है। बेसिकली जब अकाउंट्स में आप औकात की बात करते हैं तो सॉल्वेंट, ये बिजनेस सॉल्वेंट है भी या नहीं है। बाहरी देयताएं जो है, देयता का मतलब होता है कि बाहर की जो आपकी देनदारी है उसको पूरा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो वो चीज जांच करना। इन्वेस्टिगेट करना एम्प्लॉयज का मिसकंडक्ट, एम्प्लॉयज अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मतलब एम्बेजलमेंट कर रहे हैं, कैश कैश की गल्ले के पास बैठे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं, तो उस प्रकार का जो बिहेवियर है उसका भी इसमें क्या है कि पता लगाया जा सकता है। असिस्ट करना कोर्ट केसेस को, अदालती मामलों में सहायता कैसे करता है कि मान लो किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो थॉरो करी जाए दोबारा जाकर, तो उसका वो जो कोर्ट केस है उसकी हेल्प ही हो गई ना इससे। तो ये कोर्ट केसेस जो होते हैं उन्हें भी असिस्ट
करता है प्रोसीजर। उसके बाद है वेरीफाई करता है इंश्योरेंस क्लेम्स को भी। जो बीमा के दावे होते हैं ना, मान लो कई बार ना हम लोग एम्बेजलमेंट का इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि हमारे यहाँ पे चोरी हो गई तो हमें इसका बीमा मिलना चाहिए, तो बीमा कंपनी यूं तो आपको बीमा देगी नहीं। कैसे? कि अपने ही बंदों से खुद चोरी करवा ली और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोल दिया कि भाई हमें ना हमारी कंपनी में चोरी हो गई, हमको ना क्या चाहिए, हमको ना क्लेम चाहिए। ऐसे तो मिलेगा नहीं आपको। तो इंश्योरेंस क्लेम्स जो है उनको वेरीफाई करने के लिए भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाती है। इन्वेस्टिगेट करना फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अगर वित्तीय अनियमितताएं होती हैं तो उनकी जांच भी आपकी कहाँ की जाती है? वित्तीय अनियमितताएं क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ना इरेगुलर नेचर की आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जा रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इरेगुलर नेचर की कोई चीज दिखाई दे रही है। जनरली आपका बिजनेस तो है क्लोथ्स का, क्लोथिंग का बिजनेस है। किस चीज का? गारमेंट्स का। लेकिन एक ट्रांजेक्शन है आपकी जिसमें किसी डायमंड मर्चेंट के साथ आपने क्या की है, हीरो के व्यापारी के साथ आपने पैसों का लेन देन किया है। तो वो कैसे किया भाई? तो वो क्या है, वो आपकी वित्तीय अनियमितता है। उसका पता लगाना कि आप इसकी आड़ में कोई और व्यापार तो नहीं करना शुरू कर दिया है आपने। डिटेक्ट करना मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स, हाथों की हेर फेर को पकड़ना। और इवेल्युएट करना क्रेडिट वर्दीनेस, ऋण योग्यता का मूल्यांकन। सेम वही चीज है कि सोल्वेंसी, यानी आपको पैसा कहीं से अगर मिला हुआ है तो उसका पेमेंट आप कर पा रहे हैं टाइम से, नहीं कर पा रहे हैं। या फिर दूसरी बात, अगर आपको अब पैसा चाहिए कहीं से तो आपको वो पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ योर सिविल स्कोर जनरेशन, है ना। सपोर्ट करता है गवर्नमेंट की इंक्वायरीज को, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। सरकार ने अगर कोई जांच का आदेश दे दिया और वो इन्वेस्टिगेशन अगर कंपनी अपने बिहाफ पे करवा ले या गवर्नमेंट करवा रही है तो वो गवर्नमेंट की जांच में सहयोग कर रहा है। रिव्यू करना कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट, समझौतों के साथ पालना सुनिश्चित करता है। ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट ही ऐसा हुआ है तो उसकी जो अनुपालना है उसमें अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, करवा लेंगे। सेफ गार्ड करना शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों की सुरक्षा भी इसमें की जाती है। कैसे? इन्वेस्टिगेट होती रहेंगी चीजें तो वो श्योर्ड रहेंगे कि हमारा पैसा जो है वो ठीक जगह पे लगा हुआ है। इवेल्युएट करना एक्सपेंशन फिजिबिलिटी, विस्तार की संभावना की जांच भी की जाती है इसमें। ठीक है। कैसे? कि कितना एक्सपैंड किया जा सकता है बिजनेस को, ये तभी पता चलेगा ना जब अगर आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे टाइमली। कि अब फिर हमें एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि भाई बताओ ये बिजनेस जो है इसमें ग्रोथ की कितनी सी जो है वो पॉसिबिलिटी है। एनालाइज करना रीजन फॉर द कंपनी फेलियर, कंपनी की विफलता जो है, अगर मान लो कंपनी विफल हो रही है, कंपनी सक्सेसफुल नहीं है, तो किस वजह से फेल जो है वो कंपनी हो रही है। प्रोटेक्ट करना पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित की रक्षा करना। जनहित की रक्षा तो अगर कंपनी खुद की रक्षा कर रही है तो जनहित की तो अपने आप में ही हो जाएगी ना। तो ये वो तो थे जी आपके उद्देश्य की। ऑडिट जो है, जो इन्वेस्टिगेशन है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। उससे पहले आपका था जी ऑडिट का क्या अर्थ होता, सॉरी इन्वेस्टिगेशन का क्या अर्थ होता है और इन्वेस्टिगेशन का क्या स्वभाव होता है, यानी क्या नेचर होता है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप अपना डिफाइन करेंगे स्कोप और पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन की, दायरा क्या है और उद्देश्य क्या है आपकी इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद आप कलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की, पृष्ठभूमि की जांच जुटाना का क्या मतलब होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनल चेक्स अगर हैं, इंटरनल चेक्स अगर हैं, मतलब वो खुद की इन्वेस्टिगेशन अपने आप भी अगर खुद कर रहे हैं तो वो वाला डेटा या वो वाला बैकग्राउंड जो है वो चेक करना। उसके बाद है स्टडी करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल हैं उनको स्टडी करना। रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल्स को, अगेन वही बात है, इंटरनल कंट्रोल्स वो रिव्यू किए जाएंगे। इंटरव्यू करना एम्प्लॉयज का साक्षात्कार लेना, क्योंकि जो झूठा होगा वो वहीं पकड़ा जाएगा। वेरीफाई करेंगे सपोर्टिंग एविडेंसेस को, ये सीक्वेंस में चलती है चीजें, ऐसे 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 सीक्वेंस में ही चलती हैं। अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपने फिजिकल इंस्पेक्शन भी करनी है, कागजों में जो चीजें हैं वो असल में वहां मौजूद है या नहीं है। फिर आपने फोरेंसिक टेक्निक जो है वो वहां पे अप्लाई करनी है, यानी माइन्यूटली आपने सारी चीजों की जांच करनी है। फिर आपने तुलना करनी है रेशियो और ट्रेंड्स की, कि अगर पिछले साल आपने 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर दिखा रखी थी तो इस बार आपका टर्नओवर 50 करोड़ कैसे है। इट इज बाउंड टू बी इंक्रीज ना। कम भी होगा तो हाफ तो नहीं हो जाएगा एकदम, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो वहां पे आपको अगर कोई संदिग्धता लग रही है तो फिर उसकी जांच की जाए। उसके बाद आपका है कंसल्ट करना एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को। यहाँ तक आने के बाद हमने कुछ चीजें अगर हमें सस्पिशियस लगी है तो उसका हम क्या करेंगे, अगर कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं
तो उनके साथ उन चीज़ों के ऊपर क्या है चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर प्रिपेयर करेंगे वर्किंग पेपर्स, जो भी आपके कार्यपत्र हैं उन्हें तैयार किया जाता है। इसके साथ किसके साथ कंसल्ट करने के बाद, एक्सटर्नल एक्सपर्ट के साथ क्या है सलाह करने के बाद फिर आपकी जो फाइंडिंग्स है उनकी ड्राफ्टिंग की जाती है, यानी मसौदा आपका जो है वो तैयार किया जाता है निष्कर्ष का। उसके बाद है फिर आपकी जो मैनेजमेंट है उसके साथ क्या है डिस्कस की जाती है वो चीजें, उन्हें डिस्क्लोज नहीं की जाती पूरी तरह से, क्योंकि मैनेजमेंट की इसमें ऐसा कोई भी जो हस्तक्षेप है वो नहीं होता। उसके बाद है आपने जो आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। इसमें रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों है बेटा? इसमें रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों है? क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर पर्पस था, वो पर्पस जिसका था रिपोर्ट केवल उसे ही सबमिट की जाएगी, केवल वो जो पर्पस था उसी पर्पस को पूरा करने के लिए उसी पार्टी को, उसी स्टेक होल्डर को वो रिपोर्ट है जो वो सबमिट की जाएगी। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का क्या मतलब होता है? देखो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि फ्रॉड या इरेगुलरिटीज है उनका पता लगाना, और ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि वेरीफाई करना फैक्ट्स को बिफोर डिसीजंस। डिसीजंस अगर आप कोई भी ले रहे हैं, डिसीजन अगर आप कोई भी ले रहे हैं, मान लो मैंने ये बता दिया कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये वाला जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे सीटी के पेपर में बनेगा ही। उसको मुझे पहले कहाँ से फैक्ट्स से वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको फैक्ट से वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे फैक्ट्स कि पहले पेपरों में आया है या नहीं आया है, पेपर में इसकी क्या वेटेज है। इस तरह की चीजों से अगर मैं उन्हें वेरीफाई कर रही हूँ तो मैं पूरा ड्यू डिलिजेंस से काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं पूरा ड्यू डिलिजेंस से काम कर रही हूँ, यानी कोई भी निर्णय अगर लिया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा तो उससे पहले सारे तथ्यों की जो है वो जांच की जाएगी। तो उसको क्या बोलते हो बेटा? उसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में क्या किया तुमने? इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड और इरेगुलरिटीज अगर कोई थी तो उसका पता लगाया। उनका पता लगा लिया हमने, या उनका पता लगाते लगाते हमें हमें ना कोई डिसीजन लेना पड़ गया। वो डिसीजन लेने से पहले आपने जो फैक्ट्स हैं उन सबको बहुत ही डिलीजेंस के साथ, डिलीजेंस इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब समझते हो ना, दिल लगाकर डिलीजेंस, मुझे ऐसे याद है ना, डिलीजेंस क्या है? दिल लगाकर किसी चीज को बिल्कुल बिल्कुल उसकी तह तक जाना है तुमने। ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक दी करेक्ट डिसीजंस। क्या अर्थ है ड्यू डिलिजेंस का? सावधानी, देखो इसका हिंदी ये है सावधानी पूर्वक निरीक्षण। तो सावधानी पूर्वक निरीक्षण का क्या अर्थ है? प्री इन्वेस्टमेंट और प्री डिसीजन चेकिंग। कहता है कि जब आपने जो ड्यू डिलिजेंस है इसका अर्थ है कि इन्वेस्टमेंट से पहले या डिसीजन जो आपने कोई भी बनाना है, वो डिसीजन लेने से पहले आपने क्या है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। इट इज अ काइंड ऑफ प्री इन्वेस्टिगेशन। इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, rather इट इज अ प्री इन्वेस्टिगेशन। पूर्व जांच है, ये पूर्व जांच है। क्या करने से पहले? निर्णय लेने से पहले। और ये रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या है कि की जाती है। ये क्या कवर करती है? ये कवर करती है फाइनेंशियल, लीगल, ऑपरेशनल एंड टैक्सेशन एस्पेक्ट। सारे ही एस्पेक्ट्स ये जो है वो कवर करती है। ऑपरेशनल कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं? जो तुम्हारी कंपनी के अंदर जो काम करने के जो एस्पेक्ट्स हैं, संचालन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो। लीगल क्या है? बाहरी जो कानून है उनके साथ कंप्लायंस। फाइनेंशियल क्या है? तुम्हारे खुद के वित्तीय मुद्दे। ठीक है, और फिर टैक्सेशन एस्पेक्ट्स क्या है? आयकर विभाग के साथ जुड़ी हुई सारी, यानी देर देर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, इनसे हटके भी कुछ चीजें हो सकती हैं, तो उन सब को क्या है कि ये कवर करता है। उसके बाद है फोर्थ वन इज, अभी तक मीनिंग ही कर रहे हैं हम ड्यू डिलिजेंस का। फोर्थ में क्या आता है? इट इज इन द मर्जर्स, इट इज डन इन द मर्जर्स, एक्विजिशंस और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और पार्टनरशिप्स। इन सब चीजों में क्या है कि ये चीज ज्यादा, क्योंकि उधर ना अपना पैसा लग रहा होता है जब अपन मर्ज हो रहे हैं, या हमने कोई कंपनी एक्वायर करनी है, या हम कोई भी पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं या किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं, उसमें क्या है कि अपन ना खुद पर्सनली इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो उससे पहले अपने को क्या करना है? ड्यू डिलिजेंस, दिल लगाकर सारी चीजों को क्या है कि जानकारी, नहीं ऐसा करेंगे तो उससे हमारा फिर नुकसान हो जाता है। इंश्योर करना है कि सारे फैक्ट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, सभी तथ्यों की सत्यता जो है उसको सुनिश्चित करना है तुमने। ये हेल्प करता है नेगोशिएशंस में, जो सौदेबाजी की जो नेगोशिएशंस होती हैं उसमें क्या है कि ये सहायता प्रदान करता है, मदद मुहैया करवाता है। ये कंफर्म करता है लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन, दायित्व और देनदारियों को ये क्या है कि पुष्टि करता है उनकी। ठीक है, कंफर्म करता है, हमें पता चल जाता है कि ये वाली जो देनदारी है ये असल में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है।
उसके बाद है ये प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे इन्वेस्टर्स को, उनका जो इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में उसकी क्या है ये रक्षा करता है, उसकी क्या है रक्षा करता है। फिर क्या है बिल्ड करता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को लाता है। पारदर्शिता को कैसे लाता है, जितना ज्यादा आप चीजों की तह तक जाओगे उतना ही ज्यादा चीजें क्या है ट्रांसपेरेंट होती जाएंगी, आपके सामने उसकी परतें खुलती जाएंगी, तो ये ट्रांसपेरेंसी को लाता है। ये वैल्यूएशन जो होती है आपके बिजनेस की उसके मूल्यांकन का क्या करता है बेटा, समर्थन करता है। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो एक तो आपकी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होती है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है, पीछे बताया ना मैंने कि देयर कुड बी एन नंबर्स ऑफ दी टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। एक तो तुम्हारा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है जिसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके प्रॉफिट्स एंड आपके लॉसेस, इन सारी चीजों की क्या है कि गहनता से जांच करते हैं। दूसरा आता है आपका लीगल, जिसमें कोर्ट के केसेस हैं, कंप्लायंस उनकी हो रही है नहीं हो रही है, कोर्ट ऑर्डर्स जो है उसकी आप जांच करते हैं। ऑपरेशनल में क्या होता है कि सप्लाई चेन या आपका इंटरनल सिस्टम या आपका क्या है कि आउटबाउंड डिलीवरी, इनबाउंड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स का सारा सिस्टम, यानी संचालन की जितनी भी चीजें आपकी कंपनी के से जुड़ी हुई हैं डे रूटीन की उनका, यानी सारे के सारे जो रूटीन ऑपरेशंस हैं आपकी कंपनी के उसकी जांच करना। कर या टैक्स का क्या मतलब होता है कि पेंडिंग टैक्स केसेस अगर कोई भी हैं तो उनकी पेंडेंसी को चेक करना कि उनकी पेंडेंसी का क्या रीजन है और उनकी पेंडेंसी अब तक जो है वो क्लियर क्यों नहीं की गई है। कर दी गई है तो इट इज वेरी 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 वेल। तो उसके बाद है तुम्हारा कमर्शियल। कमर्शियल टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस में क्या आता है कि तुम्हारी मार्केट शेयर क्या है, कंपटीशन का क्या हाल है, यानी बाजार की जो जांच करना। उसके बाद है एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज जो होती हैं उनका पता लगाना। ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स यानी मानव संसाधन जो होते हैं कंपनी के उनकी क्या है गहनता से जांच करना, क्योंकि वो है तो सब है, ह्यूमन रिसोर्सेस है तो सब है। तो ये आपका 7th पॉइंट। जैसे कि आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल इसमें अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया था 2018 में। ठीक है, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया था। और उससे पहले उन्होंने क्या किया था, खातों की, देनदारियों की, बाजार की जोखिमों की गहनता से या ड्यू डिलिजेंस से जांच की थी। तो आई होप आपको ड्यू डिलिजेंस का मतलब समझ में आया होगा। यानी ड्यू डिलिजेंस में क्या है कि आप दिल लगाकर क्या करते हैं, किसी भी चीज की क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स, ये अलग एक आपका नया टॉपिक आया है। दिस इज पेज नंबर 39, 1 सेकेंड प्लीज। दिस इज पेज नंबर 39। हमने ना क्या क्या कर लिया, हमने क्या क्या कर लिया, हमने वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर सिलेबस। 2/3 नहीं, इट इज आई थिंक हमने 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स कर लिया है, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसेस, सॉरी ऑडिट प्रोसेस कर लिया है, मेथड ऑफ ऑडिट वर्क कर लिया है, वाउचिंग कर लिया है, ऑडिटिंग ऑफ लिमिटेड कंपनीज वी हैव डन, कुछ सेक्शंस मैंने बताए थे वो याद कर लेना। इन्वेस्टिगेशन कर ली हमने अभी किया है, मीनिंग कर लिया है, इसका नेचर कर लिया है, इसका प्रोसीजर कर लिया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस हमने कर लिया है, अब हमने करना है प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज ऑल। एंड देन ओनली दिस इज योर सिलेबस। 2 लेक्चर्स में आपका सिलेबस हो रहा है पूरा। इसके नोट्स बना लेना, कुछ 15-20 पेजेस में आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। एमसीक्यूज इसके इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल के एमसीक्यूज हैं, वो किसी दिन लाइव क्लास में आके मैं आपको करवा दूंगी। बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हैं, 300-400 एमसीक्यूज मैंने ऑडिटिंग के रखे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स में से उठाए हैं और वो आपने करने हैं। उसके बाद आपके ऑडिटिंग का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो भाई, देखो प्रोफेशनल एथिक्स जो है ऑडिटिंग में वो क्या होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स जो है इट दे आर दी मोरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। मोरल प्रिंसिपल्स या फिर नैतिक सिद्धांत या नियम होते हैं जो ऑडिटरों को उनके व्यवसायिक आचरण में मार्गदर्शन। आपके जीवन में भी कुछ रूल्स होते हैं, आपके जीवन में भी कुछ आदर्श होते हैं, वैसे ही आदर्श क्या होते हैं, ये प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं ऑडिटर्स के लिए भी। तो उनको आप बोलते हैं कि दे आर दी प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ दी ऑडिटर। तो ये जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जो ऑडिटर के आपके कुछ एथिक्स जो है वो आईसीएआई आपका क्या है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ कोड्स दिया है, कुछ कोड्स दिए हैं, वो कर लेना, केवल उससे बाहर कुछ नहीं इसमें आना। सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। देखना, ईमानदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, व्यवसायिक दक्षता यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, काम करने का गहनता ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन किया हुआ होना चाहिए,
गोपनीयता बनाई रखी जानी चाहिए, यानी आपके पेट में अगर ऐसा है कि कोई बात नहीं पचती है तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, प्रोफेशनल ऑडिटर आप नहीं क्योंकि आपको एक बात अगर किसी कंपनी की पता चल गई, आप जब तक सबको नहीं बता देंगे तो फिर आपका पेट दर्द होता रहेगा, है ना? तो इस प्रकार का अगर कोई पर्सन है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। जो बिहेवियर है, बिहेवियर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। व्यवसायिक जो है, व्यवसायिक का मतलब है कि किस, पता है, जो तुम्हारा प्रोफेशनल बिहेवियर है उसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा फॉर्मल्स में बैठे रहें। इसका मतलब होता है कि आपको चीजें पता हो, कहाँ क्या चीज करनी है, क्या चीज बोलनी है, कहाँ क्या चीज बतानी है, कहाँ क्या चीज छुपानी है, किस चीज को कवर करना है, तो कैसे करना है। दिस इज व्हाट यू कॉल दी गोपनीय, जो आपका व्यवसायिक आचरण या आपका प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे कि जो ऑडिटर होता है उसे जो एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए कि इसको अपनी सेवाओं का प्रचार उसे नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि ओ वही देखो इस कंपनी की ऑडिट हमने की थी, इसमें हमने इतने फ्रॉड का पता, ऐसे नहीं करना। इस प्रकार से अपना प्रचार तो इस प्रकार से अपना प्रचार तो बिल्कुल नहीं करना तुमने, ठीक है? ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। ये 5 बातें तो मैंने तुमको बता दी ना। ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, व्यावसायिक दक्षता है आप में और गोपनीयता है, और अगर व्यावसायिक आचरण है यानी प्रोफेशनल बिहेवियर है तो बहुत अच्छी बातें हैं। उसके अलावा आपने खुद का प्रचार नहीं करना, प्लीज मत करना। कोई भी कंटिजेंट फीस जो है, कोई भी कंटिजेंट फीस जो है वो आपने नहीं लेनी। आपने नहीं बोलना भाई मैं ना तुम्हारी ना ऑडिट रिपोर्ट ऐसी बना दूंगा कि तुम्हारी कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, किसी को फ्रॉड का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन लेकिन उसके लिए मुझे एक एक शर्त है, मुझे ना फीस चाहिए। उस प्रकार की कंटिजेंट फीस आपने नहीं लेनी, नहीं लेनी। चाहे ऑडिट रिपोर्ट क्लियर है चाहे क्वालिफाइड है, आपने फीस के बारे में जितनी फीस जो बनती है केवल वही, और वो लेना ऑडिटर का अधिकार है। नहीं मिली तो वो कंपनी को भी वो करवा सकता है ना, ऑडिटर जो है वो कंपनी को इंसॉल्वेंट भी करवा सकता है अगर उसे फीस नहीं मिली तो, ऐसा होता है। लेकिन जितनी फीस बनती है उतनी उसे देनी पड़ेगी, उससे एक्स्ट्रा वो डिमांड कर नहीं सकता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट कोई भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ऑडिटर ना हर रोज मैनेजर के घर जाके नहीं बैठ रहा होता, ठीक है? वो वैसे तो जो ऑडिटर होता है ना वो मैनेजमेंट के रिश्तेदारों में से भी कोई नहीं होता। मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं या शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके दूर दूर तक के रिश्तेदारों में से भी, या कंपनी को किसी ने कोई ऋण दे रखा है उसमें से भी अगर कोई ऑर्डर है तो उसे लेंगे ही नहीं, उसे आप अपॉइंट कर ही नहीं सकते। तो वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहीं जनरेट हो रहा है तो उसे अवॉइड ही करना चाहिए। और रोटेशन जो है ऑडिटर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं की तो वो पुराने थंब हो जाएंगे, और वो पुराने थंब फिर है ना सभी को परेशान करते हैं, ठीक है? तो उन्हें सब चीजें लूप होल्स पता लगने शुरू हो जाते हैं थोड़े समय के बाद कंपनी के, मतलब 10 साल बहुत हो जाते हैं भाई, 10 साल बहुत हो जाते हैं, एक जीवन हो जाता है पूरा। कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं करनी है, झूठी रिपोर्ट नहीं देनी है, ठीक है? कोई भी भ्रामक रिपोर्ट आपने नहीं देनी है एज ऑडिटर। मेंटेन करना है क्वालिटी को, जो भी ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी ऑडिट के मानक हैं उनका क्या करना है, पालन करना है। डिस्क्लोज क्या करना है, मटेरियल फैक्ट्स जो भी है, महत्वपूर्ण तथ्य अगर कोई भी आपके सामने आए हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो वैसी बातें आपने सबको बतानी है, ठीक है? कैसे बताओगे, रिपोर्ट लिख के बताएंगे कि ये जो इन्होंने ना ये वाली लाइबिलिटी, हाँ ये जो शक्तिमान बना के दिखा रखी है ना ये असल में गंगाधर है। ये जो एसेट इन्होंने यहाँ दिखा रखी है 5 करोड़ रुपए की, ये है नहीं कुछ भी, ये है नहीं कुछ भी, ये असल में है गंगाधर, ये इन्होंने बना रखी है शक्तिमान। तो इस प्रकार के जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको तुमने क्या करना है, उजागर करना है। इंडिपेंडेंस जो है क्लाइंट्स से वो होनी चाहिए, किसकी, ऑडिटर की, वो किसी के दबाव में या प्रभाव में आके काम न करता हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो जनहित में कार्य करे। ऑडिटर यूं नहीं है कि किसी के मामा चाचा का बेटा बन के काम कर रहा है, उसको काम करना है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है? उसको काम करना है जनता की भलाई देखते हुए, किसी एक आदमी की भलाई देखते हुए नहीं करना। उसके बाद है जवाबदेही जो है ऑडिटर की, वो अपने कार्य के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे कि आपका सत्यम स्कैम हुआ था 2009 में, याद होगा सत्यम स्कैम क्या होता, क्या होता है ना? ये यूट्यूब पे देख लेना, बहुत वीडियोस मिल जाएगी। सत्यम जो घोटाला हुआ था उस समय काफी न्यूज, एक ही चैनल लगता था डीडी नेशनल, उस पे देख लिया करते थे हम लोग, इससे नाम याद है। तो ये जो सत्यम स्कैम हुआ था इसमें ऑडिटर्स जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया था अपनी एथिकल ड्यूटी को इंडिपेंडेंटली ना निभाने की वजह से, इंडिपेंडेंटली अपनी एथिकल ड्यूटी ना निभाए जाने की वजह से जो आपके ऑडिटर्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है?
तो यहाँ तक थी आपकी मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन की कहानी और ऑडिटिंग का सिलेबस, केवल इतना ही था। इसके बाद में आपके आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं और क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है। तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो किसी दिन एक लाइव क्लास लेंगे और उस दिन ये, क्योंकि ना मेरा मन नहीं करता लाइव क्लास में, फिर वो होता है मुझे भी अलग से समय निकालना पड़ता है, वेट करना पड़ता है ये जवाब देंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। उससे आपका भी समय बचता है, मेरा भी समय बचता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास जो बच्चे देखते हैं ना तो फिर उनका मन खराब हो जाता है थोड़ा सा, है ना? तो हम रिकॉर्डेड के पर और लाइव क्लास में हम मैराथन टाइप्स कुछ करवाएंगे तो उसमें हम जरूर रखेंगे लाइव क्लास, लाइव सेशंस भी रखेंगे। तो फिर हम ये सारी चीजें करेंगे। क्वेश्चंस बहुत हैं, क्वेश्चन देखो और सारे ही अच्छे क्वेश्चन है। कैग जो है ये कौन सी अथॉरिटी है, ये क्वेश्चन थियरी से कुछ हटके हैं, ठीक है। सीएजी पे मैंने कुछ 30-40 क्वेश्चंस रखे हैं। सीएजी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे आपका कोपू है। कोपू क्या होता है? कोपू क्या होता है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो उपक्रम होते हैं, उनकी क्या होती है? वो एक कमेटी होती है और इन ये जो सरकारी उपक्रम होते हैं इनकी ऑडिटिंग कौन करता है? आपका सीएजी करता है। सीएजी की रिपोर्ट जो है ये किसके विचार के, ये किसके साथ विचार करके फिर दी जाती है? तो ये आपका पैक एंड कोपू, इन दोनों के साथ। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे करेंगे किसी दिन। जिस दिन मुझे थोड़ा समय लगेगा ना, मैं आपको ये सारी वो जो क्वेश्चंस हैं वो यूट्यूब पे, और वैसे भी मैं आपको कंटेंट भी करवा रही हूँ ना बेटा, मैं कंटेंट भी करवा रही हूँ, तो भी कंटेंट में भी आपको पूरा मौका दिया जाता है क्या करने का? स्क्रीनशॉट लेने का। तो आप इतने स्मार्ट तो हैं खुद भी, लिखने की बजाय इनका स्क्रीनशॉट ले लो और एक पीडीएफ बना लो, उससे आपका थोड़ा समय बचेगा। लेकिन मैं यही बोलूंगी फिर भी कि लिख सकते हो तो लिख लो, लिख लोगे तो उससे, जैसे ये वाला पोर्शन है मैंने एक ही बार में करवाया पूरा, एक स्क्रीन पे करवाया और काफी देर तक पढ़ा है, तो आराम से आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते थे। तो थोड़े स्मार्ट बनो, थोड़ा स्मार्टली आप काम करो, उससे आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी और मेरी भी, क्योंकि आप बार बार पीडीएफ मांगते हैं, मैं एक ही बात बार बार बताती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ चीजें हुई हैं दो विच आर वेरी अनएथिकल, तो मुझे नहीं अच्छी लगी। लेकिन जितना हो सकता है मुझसे मैं आपके लिए करवा रही हूँ, और जितना हो पाएगा, जितना बन पाएगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको करती रहूंगी। क्लासेस को शेयर कर दिया कीजिए अगर अच्छी लग रही हैं, और लाइक कर दिया कीजिए जिससे आपकी हाजिरी लग जाए, अटेंडेंस लग जाए। और उसके बाद आप इसमें कमेंट भी लिख सकते हैं अपना, अच्छा बुरा जैसा भी आपको क्लास देखने के बाद फील हो। कुछ गेन किया है आपने यहाँ से नॉलेज, तो आप वो भी बता सकते हैं। कोई सजेशन अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। आपके सजेशंस का बहुत स्वागत है कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।